मैं पिछले 1 साल से कराची पे कंटेंट बना रहा हूँ और कुछ वीडियोस पहले तो मैंने खुलकर कहा था कि मैं बहुत डार्क डेज़ देख रहा हूँ हेड ऑफ़ कराची। नहीं सुनी मेरी वार्निंग्स, रेसिज्म पॉइंट आउट करने पे रेसिस्ट लेबल कर दिया। गुल प्लाजा की बात भी मैंने इल्तिजा की, हाथ जोड़े कि खुदारा इसको सिंधी महाजिर इशू ना बनाएं रादर देन लिसनिंग टू मी। लोगों ने बोला कि भाई तुम इसको इशू बना रहे हो, शायद आपको नज़र नहीं आता या तो शायद आपके अंदर इतना तासुब है कि जो चीज़ अब आपके सामने है, अब जिस तरह की सियासत की जा रही है, MQM और PPP दोनों एथनिक लाइंस पे जिस तरह खुलकर सियासत कर रहे हैं, यही चीज़ वो नहीं है जिसकी मैं आपको वार्निंग दे रहा था। यही वो आपको सामने नज़र नहीं आ रहा जो मैं इतने टाइम से कह रहा था कि ये स्पार्क इग्नाइट किया जा रहा है केओस क्रिएट करने के लिए। कौन सुनता है यहाँ पर? कितने ही लोग कराची की तारीख से नावाकुफ़ होंगे जो इस वक्त कह रहे हैं कि कराची उनके हवाले कर दिया जाए, जिन्होंने कराची में लसानी फसादात करवाए, जिन्होंने कराची जलाया, जिन्होंने कराची भेड़ियों के हाथ कर दिया, जिन्होंने कराची वालों का कत्ल किया। सिर्फ कराची वाले नहीं, पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों ने कत्ल किया। अब कहा जा रहा है कि कराची वालों, कराची इनको दे दो, ये आप लोगों के मुहाफ़िज़ होंगे। अब गुल प्लाजा की भी स्पेसिफिकली हम बात करें, एक वक्त जब बिल्डिंग जल रही थी, ट्रेजेडी सबको सामने नज़र आ रही थी, एक औरत आती हैं और वो कहती हैं कि ये ख़ास मुहाजिरों को जलाने के लिए किया गया है, अंदर जो है मुहाजिर जल रहे हैं और ये किया गया है मुहाजिरों को जलाने के लिए। ये जान के लगवाइए आग हमारे मुहाजिरों को। अब हो सकता है, मैं आपको पता है कंस्पिरेसी थ्योरीज़ में नहीं एंगेज करता, मैं नहीं कह रहा उनको किसी ने भेजा, मैं नहीं कह रहा कि ख़ास मकसद से इस वीडियो को वायरल किया गया। वो औरत जो हैं वो तो झूठी निकली, उन्होंने ये भी कहा मेरी बहनें अंदर जल रही हैं, ये बात झूठ निकली। ज़फ़र अब्बास ने इस बात को एक्सपोज़ किया, उन्होंने बोला ये एक फ्रॉडिया औरत है। तो हम कोई कंस्पिरेसी नहीं बनाते, हम कहते हैं ये औरत एक पागल औरत थी, हम कहते हैं ये फ्रॉडिया है, ये स्कैमर है, ये बयानिया इसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया, खुद से किया, किसी ने नहीं करवाया। इस औरत इटसेल्फ को तो साइड पे करते हैं। सोशल मीडिया पे कई 100 पेजेस ने जब ये पोस्ट किया तो ये इन सब ने क्यों पोस्ट किया, चलें पोस्ट भी कर दिया। उस पे जो कमेंट्स आए, बहन बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है बहन। तो ये बयानिया कौन बना रहा है, क्यों बन रहा है, या कहाँ से रहता है कि एक तरफ एक ट्रेजेडी हो रही है और ये बयानिया बनाया जा रहा है कि ये मुहाजिरों को मारने के लिए किया गया है, एक एक्सीडेंट हुआ है। एंड नाउ द सोशल मीडिया इज़ रनिंग विद दैट थ्योरी। सोशल मीडिया पे इस वक्त सबसे पॉपुलर थ्योरी यही है कि ये गुल प्लाजा जला नहीं, जलाया गया है। कोई केमिकल की बात करता है, कोई कुछ बात करता है, हर तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज। अभी अगर आप रेफरेंडम करवा लें तो शायद ज़्यादातर लोग यही वोट करें कि नहीं, एक्सीडेंट नहीं था। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं तो हमेशा कहता हूँ बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। अनअपोलोजेटिकली आपको इसको टेक ऑन करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने नॉर्म फिंकलस्टीन से सीखी है कि एक वक्त जब विक्टिम हुड को इस्तेमाल किया जा रहा हो एक बयानिया बनाने के लिए, ये हमने दुनिया भर की तारीख़ में देखा है। जो कुवैत पे हमला हुआ था तो एक झूठी टेस्टिमनी बनाई गई थी कि जी कुवैत में इंक्यूबेटर्स में बच्चों को मारा जा रहा है, और इस झूठी बयानी जो कांग्रेस के सामने करवाई गई, एक बच्ची से झूठ बुलवाया गया, उस टेस्टिमनी के बेसिस पे वॉर को जस्टिफाई किया, अटैक को जस्टिफाई किया। जब फ़लस्तीन में वाकई ऑन वीडियो इंक्यूबेटर्स में बच्चे मर रहे थे तो वही US जो उस वक्त कहता था कि हम कुवैती बच्चों के रखवाले हैं, वो किस साइड पे था तारीख़ का, ये आप जान लें। तो नॉर्म फिंकलस्टीन से मैंने यही सीखा कि वो फ़लस्तीन की बात कर रहे थे एक दफ़ा, और क्राउड से एक औरत उठी और वो रोना शुरू हो गई कि जो जूस के साथ हुआ। अब ऐसे मौके में जब सामने आपके एक औरत रो रही हो, बड़ा मुश्किल होता है कि आप इमोशंस में ना आएँ। बट नॉर्म फिंकलस्टीन वहीं खड़े हुए और उन्होंने बोला ये क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, ये झूठे आंसू हैं, ये मेरे सामने ना बहाओ कि मैं फ़लस्तीन की बात ना करूं। मैं करूंगा, मैं खुलकर फ़लस्तीन की बात करूंगा। इसी तरह ये जो औरत की एक वीडियो है, बड़ा मुश्किल था कहना कि ये झूठ है, क्योंकि वो जो बात कर रही हैं, आप बोलें ठीक है, जो शुरू की बात है वो गलत है, वो झूठ है, वहाँ पर भी किसी ने बोला यार ये क्या बात हुई करने वाली। लेकिन अगर आपकी वाकई बहनें अंदर हैं तो इस वक्त तो आपकी क्या हालत होगी। पर पता चला वो भी चीज़ झूठ थी। तो जो लोग गुल प्लाजा की एक ट्रेजेडी को, लोगों के गम को, लोगों के गुस्से को अपने सियासी मकासद इस्तेमाल करने के लिए, पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदारा इन लोगों से बच के रहे।
वो MQM हो, वो PPP हो, या वो बाप पार्टी हो, बलूचिस्तान वाली नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने भी आकर बोला कि जो जस्कम वाले थे, GS सिंध वाले थे, इनको तो सिक्योरिटी दी जा रही थी। ये भी सिंध कल्चरल डे के अराउंड मैंने जब वीडियोस बनाई, आप लोगों को एविडेंस दिखाया, कितना झूठा बयानिया उस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा था। उस चीज़ को भी बिला वजह एक सिंधी महाजर मसला बनाया गया, जबकि जस्कम और PPP का वो मसला था। इतनी बेसिक चीज़ मुस्तफ़ा कमाल तो समझते होंगे, वो ज़ाहिरी बात है एक सियासी बयान दे रहे हैं, बट आवाम नहीं समझती। उनको भी बताया, आवाम को नहीं फ़र्क पता चलेगा कि जस्कम और PPP जो हैं वो मुखालिफ पार्टीज़ हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। सिंध पुलिस ने जस्कम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था कराची में सिंध कल्चर डे पे। तो वो जो कह रहे हैं कि GS सिंध के नारे, तो GS सिंध के नारे क्यों ना लगें कराची में? हर इंसान को GS सिंध बोलना चाहिए, GS सिंध बोलने में क्या मसला है? पर वो जो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी दिया गया और उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, अखबार देख लें सर, टेररिज्म के पर्चे हुए हैं उनके ख़िलाफ़, पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ टीयर गैस किया है। दूसरी तरफ महाजिर कल्चर डे में एरियल फायरिंग में जो बच्चा मरा था वो न्यूज़ पर भी नहीं आया था। तो ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वैसा हुआ है, ये एक बयानिया बनाया जा रहा है और ये बहुत टाइम से बारीक वारदात हो रही है। लोग, एक तरफ की मैं बात कर रहा हूँ तो लोग बोलेंगे वो दूसरी तरफ भी हो रही है। भाई सिंध भी PPP कार्ड खेल रही है। PPP का क्रिटिसिज्म सिंध का क्रिटिसिज्म नहीं है। यहाँ पर मेरी पोजीशन भी मिसअंडरस्टैंड होती है। मैंने कहा था बहुत सारे लोग सिंधियों को गालियाँ देते हैं ये बोलकर कि हम तो PPP के ख़िलाफ़ हैं। अगर तो कोई कहता है कि सिंधी करप्ट होते हैं और पूछा आपने क्यों सिंधी बोला, आप बोलें PPP, ये रेसिस्ट बात है, ये गलत बात है। लेकिन अगर तो आप बोलते हैं, जो कि मैंने, मेरी 20 मिनट की वीडियो है, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, फायर ब्रिगेड का फेलियर था, ये PPP का फेलियर है, आप बोले, मैंने क्या बोला? आप खुलकर जितनी गालियाँ देनी आपने PPP को दें, सिंधी लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप MQM को बुरा बोलते हैं, ये बोलना कि अच्छा जी मुहाजिर सारे टारगेट किलर हैं, मुहाजिर सारे जो हैं वो बत्ताखोर कौम है, ये रेसिस्ट बात है। उसी तरह कोई सिंधी बोलता है वो रेसिस्ट है, पहले नंबर का रेसिस्ट है, तासुबी शख्स है, उस पर हम लानत भेजते हैं। लेकिन अगर आपने PPP को एज अ पार्टी क्रिटिसाइज़ करना है, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है, जो करना है आप करें। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का फेस बन के MQM ये मूवमेंट चला रही है, तो इसलिए MQM का जिक्र ज़्यादा आ रहा है, जबकि ये मंसूबा तो इस्टेब्लिशमेंट का ही है कि कराची को एक फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। सोशल मीडिया पे क्या बात की जा रही है कि फ़ौज टेक ओवर, जिस तरह कामरान खान बड़े पुराने वीडियोस बनाते थे कि राहिल शरीफ अब तो मत जाओ, अब तो मत जाओ, तो उसी तरह अब जो है कि बस फ़ौज आ जाओ आ जाओ। तो बड़े टाइम से जो लोग कह रहे थे अब हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, अब इमरान खान ने हमारी आंखें खोल दी हैं, अब ये आंखें कभी बंद नहीं होंगी, वही अकाउंट्स अब लगे हुए हैं, फ़ौज डैडी प्लीज़ कम सेव अस, वही सेम लोग। मतलब ये जो बातें की जा रही थी 2022 के बाद सबकी आंखें खुल गई हैं। ये जो फ़ौज प्लीज़ टेक ओवर वाला बयानिया अब चल रहा है, अकाउंट्स पोस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को, पॉडकास्टर्स को, सबको पैसे दिए जा रहे होंगे, मुझे नहीं पता, कोई एविडेंस मैं नहीं बोलता पैसे दिए गए, खुद से भी सोच सकते हैं। बट लाइक आई ऑलवेज से बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, एक तरह का बयानिया तो ज़रूर बनाया जा रहा है और MQM उसके फोर फ्रंट पे है कि फेडरल टेरिटरी बना दो। तारीख़ी तौर पे तो मैंने कई वीडियोस बनाई हैं कि किस तरह कराची को सेपरेट किया गया। इतनी हमें कम हमारी तारीख़ पता है कि जब मैं ये बात करता हूँ लोग बोलते हैं कराची तो सिंध का था फेडरल कैपिटल। भाई छीन के बनाया ना आपने, वरना तो आप जिना जब आए थे कराची एड्रेस करने, आप देख लें जिना ने बोला आई मीन कराची द कैपिटल ऑफ सिंध। उस टाइम की अखबारें देख लें, कराची द कैपिटल ऑफ सिंध, कराची वाज द कैपिटल ऑफ सिंध 1947, बल्कि इनफैक्ट 1948 में, अप्रैल 1948 में सिंध गवर्नमेंट को डिसमिस करके, डिसॉल्व करके फिर बनाया गया था। तो मैं तारीख़ी तौर पे नहीं बताऊंगा, उसकी वीडियोस अगर आपने देखती हैं तो मेरी कई वीडियोस हैं। बिफोर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो, एक हमेशा जब एक बात कर रहे हो मुझे लगता है कि एक कंसेंसस पॉइंट कर लेना, लीगली भी ये होता है कि जिस चीज़ पे दोनों पार्टीज एग्री करते हैं पहले वो डिस्कस कर लें, फिर आर्ग्यू करेंगे। होपफुली बोथ ऑफ अस एग्री कि MQM और PPP ने कराची बर्बाद किया है। लेकिन यहाँ जो एक फॉल्स बाइनरी ड्रॉ की जाती है, इससे जो कंक्लूजन अखज़ किया जाता है कि भाई ये सियासी पार्टीज़ ने बर्बाद किया है तो फ़ौज को दे दो, ये इतनी बदयांती लगती है। और इसीलिए मैं TV देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब आप खुलकर कोई चीज़ बात ही ना कर सकें, जब आप डिस्कस ही ना कर सकें डिटेल्स, तो ये झूठी बयानियाँ या डिबेट्स करना पॉइंटलेस है। MQM जो है वो फ़ौज की फ्रंटमैन थी, जिस तरह आज PPP फ़ौज की फ्रंटमैन है। तो अगर तो इन पार्टीज़ ने पाकिस्तान बर्बाद किया है या कराची बर्बाद किया है, तो पीछे से इनको जो चला रहा था उस पर क्यों नहीं इल्ज़ाम जाता? तो अगर तो ये पार्टीज़ मसला हैं, तो इन पार्टीज़ को लाने वाला, इन पार्टीज़ को चलाने वाला
वो कैसे रखवाला हो सकता है, वो कैसे सेवियर हो सकता है, और ये बाइनरी कैसे हो गई कि भाई क्योंकि अगर इन लोगों ने बर्बाद किया है तो आप उधर दे दो। झूठी बातें हैं ना। इसी तरह प्रोविंस वाला है कि इतना डिसइनजेनुअस झूठा बयानिया है कि भाई सूबा बना दो। ये उसी तरह है कि आप कह रहे हैं कि भाई घर में गाड़ी खड़ी है, वो चलती नहीं है, हमें स्कूल जाना होता है, गाड़ी चलती नहीं है, हमें ऑफिस गाड़ी नहीं चलती, नई गाड़ी नई गाड़ी नई गाड़ी नई गाड़ी। और मैं बैठूं कि यार अच्छा जो गाड़ी खड़ी है कभी सोचा है इसमें पहिए पहले डाल दें फिर चलाने की कोशिश करें? तो जिस तरह मीम नहीं है कि बिल्डिंग से फेंक देते हैं, वो करते हैं आप लोग मेरे साथ। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चलती है या नहीं, सियासतदानों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है फौजियों की निस्बत, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। ये फैसला करने से पहले डेमोक्रेसी लाओ तो चलें। फ्री फेयर इलेक्शन ये तो ख्वाब है, ये तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के बगैर डेमोक्रेसी क्या होती है? एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। ये उसी तरह है कि कोई गाड़ी है और उसके पहिए ही नहीं है, तो पहियों के बगैर गाड़ी चलेगी कैसे? आप एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट लाएं, लोकल निज़ाम लाएं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लाएं, लोकल टैक्सेशन लाएं। ये कभी नहीं होने देगी। इस्टेब्लिशमेंट भी जब जिक्र करती है कि हम तो चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट, सियासी पार्टीज़ नहीं चाहती। दे जस्ट टॉक solely in terms of local administration, which is also a good thing, which is not a bad thing. They will never talk in terms of local taxation, क्योंकि उनका भी यही बेसिक मसला है कि सारे जो वसाइल हैं वो प्रोविंसेस ले जाते हैं, फेडरल लेवल पे काम आते हैं। तो अगर तो मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोकल टैक्सेशन हो, कि आपका जो टैक्स का पैसा है वो लिटरली आपके गली के कोने पे जाए ताकि आपके गली के कोने पे इस्तेमाल हो, ये कभी नहीं वो लोग कबूल करेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट, लोकल टैक्सेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें लाए बगैर सूबे बनाई जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तो अपने मकासद पूरे करने के लिए झूठी बातें की जाती हैं, झूठे एजेंडाज होते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अपने से दूर रख कर चीज़ को समझो तो चीज़ समझ में आती है। इस वक्त जो ईरान में हो रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि ईरान की रजीम बहुत अच्छी है, ना कोई ये कह रहा है कि ईरान में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ नहीं हो रहे। लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, हमें वो भी नज़र आ रहा है कि ये CIA और इज़राइल जो है वो करवा रहा है, या एटलीस्ट एम्पलीफाई कर रहा है, या सपोर्ट कर रहा है। तो इन प्रोटेस्ट को ना सपोर्ट करने की ये वजह नहीं है कि मैं रजीम को डिफेंड कर रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ ईरान में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ नहीं हो रहे। मैं इसीलिए इन प्रोटेस्ट को नहीं डिफेंड कर रहा क्योंकि मुझे लग रहा है इस वक्त अपने मकासद पूरे करने के लिए इज़राइल और अमेरिका करवा रहा है, या सपोर्ट कर रहा है, या एम्पलीफाई कर रहा है। इसी तरह प्रोटेस्ट, गम, गुस्सा, इश्यूज़ सारे जेन्युइन हैं, रजीम के फेलियर सारे जेन्युइन हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वाला है कि भाई पूरा लड़ मर कर, ये जो ऑनलाइन भी है कि एक लॉबस्टर बेचारा, वो क्रैब होता है या लॉबस्टर जो भी, मेहनत से बाहर निकलता है, फ्राइंग पैन नीचे गिरता है तो आग में जल जाता है। तो अगर इसीलिए हमने मूवमेंट चलानी है कि फ़ौज को डैडी बना दो कराची का, तो मैं तो नहीं पागल कि मैं इस मूवमेंट का हिस्सा बनूं। इसी तरह आप जब मैं ये बातें कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे भाई PPP, आप फ्री कराची फ्रॉम PPP की जगह फ्री सिंध फ्रॉम PPP मूवमेंट चला दें, मैं आपके साथ चलाता हूँ। क्योंकि मेरी नज़र में अगर तो सियासत होनी है वो सिंध की ही होनी है। ये कराची कोई जजीरा समझकर दुनिया से अलग कर कर, अगर आप लोगों को लगता है कि ये आइलैंड मिडल नोवेयर एग्जिस्ट करता है, इसकी सियासत ना बलूचिस्तान से जुड़ेगी, बलूचिस्तान को आप जला दें, सिंध को आप जो प्यासा छोड़ दें, हम एक अलग दुनिया है, ये DHA वाली सियासत नहीं हो सकती, इंटरसेक्शनैलिटी ही होगी। तो जो फेडरल टेरिटरी की सोच है वो कहाँ से आ रही है? रफ़ीउल्लाह काकड़े के साथ भी हमारी पॉडकास्ट है जिसमें वो यही जिक्र करते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे प्रोविंसेस बनाना एक डिस्कशन है, एक एकेडमिक डिस्कशन है जो होना भी चाहिए शायद। लेकिन डिसइनजेनुअस बदनीयती से जो चीज़ की जा रही है, अगेन मैं कहता हूँ अपने से दूर रख कर चीज़ समझें तो समझ में आ जाएगी। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने गवादर का जिक्र किया था, गवादर पे आप समझ लें कराची में क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो फेडरल टेरिटरी वाली सारी मूवमेंट है वो यही मूवमेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दें कराची। इसीलिए आज की वीडियो का मकसद ये था कि भाई चलें, ये तो मैंने आप लोगों को अपनी राय दे दी, इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली भी देख लेना कि भाई 3 तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं 10-10 साल के, वो छोड़ दें कि जो हाइब्रिड रजीम्स हैं या पिछले 8 साल हैं वो भी वही चला रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट रूल है वो भी देख लें थोड़ा। पहले साहब जो आए थे उनका नाम था अयूब खान। अब क्योंकि तारीख़ में या कम से कम पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको बताया जाता है डेकेड ऑफ डेवलपमेंट थी, वाह इतनी डेवलपमेंट हुई, फिर कुछ मेगा प्रोजेक्ट आपको नज़र भी आ जाते हैं, तो वो एक रोज़ टिंटेड ग्लासेस हैं कि यार अयूब साहब तो बहुत अच्छे थे।
डेमोक्रेसी तो आप छोड़ ही देना, पाकिस्तान के जितने मसले हैं, जो मेरी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो एलीट कैप्चर है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट भी हिस्सा है। वो सिस्टम एलीट कैप्चर का वो इंट्रेंच किया, बनाया, परपेचुएट किया पूरा का पूरा अयूब खान ने। तो वो जो अमीर हुआ तबका, वो एक अमीर तबका था, वो कुछ फैमिलीज थी जो आपको एक रोज़ी पिक्चर दिखाते हैं कि कन्वर्टेबल में लिली ब्रिज पे जा रहे हैं, वो आप और मैं नहीं थे। वो एक अमीर तबका था, वो कुछ फैमिलीज़ थी, वो आज भी उन फैमिलीज़ के पास स्पोर्ट्स कार्स हैं। उनकी ज़िंदगी अगर हम दिखाकर 20 साल बाद बोलें वाह क्या कराची था यार, 2 दरिया वाले रोड पे इमार में जो है ना स्पोर्ट्स कार्स चल रही थी, ये कराची कहाँ गया? वो आपका कराची नहीं है, वो खाराधर में नहीं हो रहा था, वो करंगी में नहीं हो रहा था, वो इन्हीं एलीट एरियाज़ में हो रहा था। तो महबूबुल हक जो हैं उन्होंने खुलकर आपको बता दिया था कि जो मुल्क की बेशतर वसाइल हैं वो 22 फैमिलीज़ कंट्रोल करती हैं। और ये चीज़ हमें इससे भी वाज़े हो जाती है कि ईस्ट पाकिस्तान इतना इकनॉमिकली एक्सप्लॉइट हुआ कि उन्होंने बोला अल्लाह हाफिज़। तो ये वही अयूब खान हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टूट गया, मुल्क टूट गया। अब लोग बोलेंगे भाई भुट्टो और याया खान, मेरी पूरी वीडियो है, जाकर वो देख लीजिए। उनके जो किरदार है मुल्क तोड़ने में वो सबके सामने हैं, लेकिन ओवरनाइट नहीं हुआ। अयूब के जो 10 साल थे उन पॉलिसीज़ की वजह से, या 9 साल थे, उन पॉलिसीज़ की वजह से ईस्ट पाकिस्तान इवेंचुअली अलग हुआ, वहाँ इकनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुई। तो ये जो एक इकनॉमिक डिस्पैरिटी है जो अयूब खान ने क्रिएट की, और ये आप नंबर से भी देख सकते हैं। मैं आपको अगर आप पाकिस्तान डेवलपमेंट रिव्यू में देखें, उसमें जो डेटा है वो कहता है 1954 से 1962 तक रियल वेजेस जो हैं वो एक्चुअली कम हो गई थी। रियल वेजेस का क्या मकसद होता है कि मैं अगर पिछले साल 500 कमाता था और इस साल 1000 रुपये कमाता हूँ तो कहने को तो मेरी वेज डबल हो गई, लेकिन अगर पिछले साल एक आटे की बोरी 500 की थी और इस साल आटे की बोरी 1500 की है, तो इन रियल टर्म्स मेरी जो वेज है वो तो कम हो गई है, क्योंकि मेरी जो बाइंग पावर है, मेरा जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो कम हो गया है। तो जो लेबर क्लास थी, जो आवाम थी, उसकी रियल वेजेस कम हो रही थी एक ऐसे वक्त पर जिस वक्त एलीट जो है वो माला माल हो रहा था, मिलियनियर हो रहा था, बिलियनियर हो रहा था। और ये वही एलीट है जो आज तक पाकिस्तान की बेशतर वसाइल पर काबिज़ है। ये पूरा का पूरा सिस्टम 1947 के बाद से बन गया था। वो तो एक दूसरी डिस्कशन है कि डेमोक्रेसी किस तरह से बर्बाद की गई, पॉलिटिशियंस को किस तरह से अरेस्ट किया गया, किस तरह से पॉलिटिक्स स्कूल में ख़त्म की गई। 1965 फातिमा जना इलेक्शंस पे हमारी पूरी वीडियो है। मास अपराइजिंग जो हुई, लेबर की हिस्ट्री आपको नहीं बताते, तो 1968-69 में जो मास अपराइजिंग हुई जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग आई और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, ये पूरी की पूरी एक लेबर मूवमेंट थी। और इस लेबर मूवमेंट का हिस्सा कराची भी था। तो कराची की जो आवाम है उसका तो ये हाल हो रहा था कि उसको एक्सप्लॉइट इतना ज़्यादा किया जा रहा था कि उसको लेबर राइट्स ना मिलें, उसकी वेजेस सप्रेस्ड रहें और उसका फ़ायदा एक अमीर तबके को हो, इतना हो कि मुल्क की कुछ इंडस्ट्रीज़ में 2/3 वसाइल इंडस्ट्री में, कैन यू इमेजिन कि 22 फैमिलीज़ के पास सिर्फ मुल्क की 2/3 कोई इंडस्ट्री हो। इस तरह मुल्क चलाया जा रहा था। और फिर आपको किताबों में गैसलाइट कर दिया कि ये गोल्डन पीरियड था। वो फिर एक अलग बात है कि अमेरिका की ग़ुलामी, अमेरिकन कैंप में जाना, उसका पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान हुआ। पर ये जो डेवलपमेंट हुई या जो डैम बने वो अमेरिकन एड से बने, और वो इस वजह से बने क्योंकि हम अमेरिकन कैंप में चले गए थे। उसका फिर एक लॉन्ग टर्म जायज़ा लें कि पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ। तो अगर तो माशाल्लाह दूध की नहरें अयूब खान के दौर में बह ही रही थी, तो फिर सवाल ये उठता है कि 1968 में पूरा मुल्क उनके ख़िलाफ़ क्यों आ गया था, क्या क्या उनको बोला गया, वो सबको पता है। अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि क्या क्या बोला गया था उस टाइम अयूब खान को। पर तारीख़ में तो आप यही बताएंगे ना कि सियासतदान चोर हैं, और अयूब जो हैं वो बहुत अच्छे थे। इसी तरह ज़ियाउल हक है, क्योंकि ज़ियाउल हक ने मज़हब का सहारा ले लिया है, उनको तनकीद करते हुए अब लोगों के होंठ जलते हैं, क्योंकि लोग इस तरह का बयानिया बनाते हैं। और जो ब्रेन वॉश्ड अवाम है पाकिस्तान की, वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म ऑफ ज़ियाउल हक स्वॉट अवे कर देती है कि इनको ये मसला था कि ज़ियाउल हक मर्द मोमन था, अमेरिका की ग़ुलामी कर ली मर्द मोमन ने। भाई इतना ही मर्द मोमन था तो जाके फ़लस्तीनियों का कत्ल क्यों किया? भाई आप तो नहीं पाकिस्तान, आप तो इस्लाम का किला बना रहे थे पाकिस्तान को, तो फिर अमेरिकन ग़ुलामी क्यों की? या तो हम बोलें अमेरिका जो है वो असल में इस्लाम का किला है, तो उनके ऑर्डर्स फॉलो करना लाजमी था ज़ियाउल हक पर। सारी ज़िंदगी अमेरिका की ग़ुलामी करके, अमेरिका की जंग लेके, अमेरिका से पैसे लेकर लोकली आप इस्लाम का सहारा लेते हैं, नाम लेते हैं, अपनी
क्रूल डिक्टेटरशिप, अनइलेक्टेड, अनपॉपुलर जस्टिफाई करने के लिए। तो फाउंडेशनल जो पाकिस्तान के मसले हैं, अगर वो अयूब खान में हुए तो वो जो एक बिल्डिंग, जो एक बेसमेंट बनी हुई थी, पूरी खुदाई हुई थी कि ये बिल्डिंग है, मैप्स बने हुए थे, वो बिल्डिंग खड़ी ज़ियाउल हक ने की। कराची के भी अगर हम मसले देखें तो एलीट कैप्चर तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, जो एक कराची का मसला है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि एक तबका इतना अमीर है कि स्पोर्ट्स कार्स हैं, 50-50 हज़ार के डिनर्स हैं और दूसरे तबके को रोटी नहीं मिल रही। ये पूरा सिस्टम अयूब खान ने बनाया। सेक्टेरियन वायलेंस में कराची का इतना नुकसान हुआ है कि कुछ साल पहले तक हम शिया जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। शायद ही कराची में कोई शिया फैमिली हो जिसकी फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना मारा गया हो या उन्होंने मुल्क ना छोड़ दिया हो क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंस था। सेक्टेरियनिज़म, सेक्टेरियन वायलेंस, ये पूरा का पूरा ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। अब आई एम श्योर लोग कहेंगे कि नहीं, उससे पहले भी था। देखें, वाक़े होते हैं। जो पहले बड़े रिलीजियस मुहाजिर लीडर थे, शब्बीर उस्मानी, उन्होंने शियाओं को काफिर भी बोला। 1950s में एंटी अहमदी राइट्स भी हुए जिसकी वजह से मार्शल लॉ भी लगा। मसले होते हैं, लेकिन एक आग पे कैरोसिन डालना वो ज़ियाउल हक के दौर में ही था। दिस इज़ अनडिनाएबल कि सेक्टेरियनिज़म का जो एक तूफ़ान है, वो अगर चिंगारी कहीं थी भी, वो तूफ़ान बनाना, वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, वो वायलेंस होना, वो लोगों का मरना, ये सब ज़ियाउल हक का तोहफ़ा है पाकिस्तान को। लोग नाराज़ होते हैं कि आप हर चीज़ ज़िया पे डाल देते हैं, बट सेक्टेरियनिज़म का तो 90% ब्लेम ज़िया पे जाता है। जी, उधर ही से शुरू हुआ। वो मकसद है कि शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसका ढोल बजा के उसको अपनी 100% पहुंचा दिया अल्टीमेट एंड। सैयद आसिम मुनीर के आर्टिकल का कंक्लूजन है कि ज़ियाउल हक की इस्लामाइजेशन ने रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और सेक्टेरियनिज़म को फैलाया पाकिस्तान में। इस नाम के साथ ये कंक्लूजन दे रहे हैं वो। अफ़गान वॉर की वजह से वेपन्स जो हैं वो कराची में आए। किसने करवाई अफ़गान वॉर? ड्रग्स जो सारे कराची में आए, ये ड्रग्स और वेपन्स जिसने कराची बर्बाद किया, ये सब ज़ियाउल हक ने किया। कैंपसेस पे जो वायलेंस हुए, थंडर स्क्वाड्स बने, जमात को वेपन्स दिए गए, फिर APMSO, अभी आप डिबेट करते रहें MQM ज़ियाउल हक ने बनाई नहीं बनाई, रिगार्डलेस एक दफ़ा बन गई तो सपोर्ट तो किया। ये तो जमात इस्लामी के लीडर्स भी ज़ियाउल हक के पास गए थे कि भाई सानू भी तो सपोर्ट करो, आपने तो अब तो आपका MQM लाडला हो गया है। तो ये जो सारा वायलेंस हुआ, लसानी बुनियाद पे कराची को डिवाइड किया गया। पिछले 20-30 साल में जो कराची के मेजर मसले हैं वो लसानी फसादात हैं और सेक्टेरियन फसादात हैं। ये दोनों इमारतें जो हैं ये ज़ियाउल हक ने बनाई हैं। ज़ियाउल हक ने शहर जलाया है। केओस इज़ अ लैडर। आप जो है शहर जलाते हैं ताकि एक पॉपुलर लीडर जिसको आपने लटका दिया है, उसका जो वाइड स्प्रेड सपोर्ट है वो तोड़ने के लिए, कराची में लेफ्टिस्ट को तोड़ने के लिए, कराची में स्टूडेंट यूनियंस को तोड़ने के लिए, कराची में भुट्टो के सपोर्ट को तोड़ने के लिए, MRD मूवमेंट को सिंध में तबाह करने के लिए आपने वायलेंस का इस्तेमाल किया, आपने केओस का इस्तेमाल किया, आपने कहीं सेक्टेरियन वायलेंस करवाया, कहीं एथनिक वायलेंस करवाया, और ये ऐसे डीप फिजर्स बना दिए जो आज तक फिक्स नहीं हो सके। फिर जो टेररिज्म हुआ, ये अफ़गान तालिबान, वो पॉलिसी, उनको पालना, कैंप्स बनाना, जिहादिस्ट लिटरेचर जो अमेरिका में छपता था, अमेरिका अपने मकासद के लिए छापती थी, इस्तेमाल करती थी, ज़ियाउल हक बांटते थे कि जलाओ भाई। ये सब ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। अगर किसी को PMLN नवाज शरीफ से मसला है तो वो भी ज़ियाउल हक की बदौलत है। अपार्ट फ्रॉम माइनर डिसएग्रीमेंट्स, आई एम श्योर मोस्ट पीपल मोर और लेस स्टिल अग्री विद मी, नोइंग माई ऑडियंस। जहाँ मसला आएगा वो यहाँ आएगा कि लिबरल्स जो हैं वो एक शराब का गिलास देखकर फिसल जाते हैं। मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चलें जो तासुबी लोग हैं, जो आइडेंटिटी बेस्ड करते हैं कि उसकी आइडेंटिटी ये थी, मेरी आइडेंटिटी ये थी, तो मुशर्रफ इज़ बेस्ट, उसको अगर साइड पे भी रखें तो मुशर्रफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मिलता है क्योंकि एक लिबरल तबका है जिसको लगता है कि बहुत लिबरल आदमी था, क्योंकि उसने म्यूज़िक वीडियोज़ आने शुरू हो गए TV पर। वो अलग बात है कि भाई जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, हुकूमत में लाए, MMA, वो इस्लामिक रिलीजियस पार्टी थी। एक थोड़ा ब्रॉडर व्यू ले लें पहले, कराची स्पेसिफिक होने से पहले। बलूचिस्तान में जो सिविल वॉर आज भी है, बलूचिस्तान जल रहा है, ये आग लगाई जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर बुख्ती का कत्ल करके। आज तक वो बलूचिस्तान फिक्स नहीं हो सका। तो कराची का बैकयार्ड जो सारा ऑफ कोर्स स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। मैं कराची स्पेसिफिक इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो कराची स्पेसिफिक है और
मुझे नहीं लगता बेशतर कराची के लोगों को फ़र्क भी पड़ता है कि बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है। उस टाइम भी यही वीडियोज़ आती थी दैट वी लव मुशर्रफ रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। फ्रेंच बीच पे रेव हो रही है, मुशर्रफ इज़ बेस्ट, बलूचिस्तान जले तो जले। दूसरा मसला जिससे आज तक कराची पूरा पाकिस्तान लड़ रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टेररिज्म, हमारे बच्चे मरे, बिलियंस का नुकसान हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनती है लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद। ये भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बदौलत थी, जो पूरी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वॉर ऑन टेरर में पॉलिसी थी, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो लॉस हुआ वो बिलियंस में है। आजकल पाकिस्तान 100 बिलियन डॉलर्स के लिए भीखे मांग रहा होता है, चीज़ें गिरवी रख रहा होता है। हमारे मुल्क हर जगह जलील हो गया है कि 1 बिलियन डॉलर भीखे। 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वजह से। टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान में 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। 2014-15 के पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ने कहा 107 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अब आप सोचें कि 20 साल पहले पाकिस्तान के पास 107 बिलियन डॉलर्स होते, वो हम इन्वेस्ट करते, हमारे बच्चों को पढ़ाते, इंडस्ट्री लगाते, तो वो 107 बिलियन डॉलर्स 20 साल में कितने बन जाते? कुछ भी नहीं बनते। 107 बिलियन डॉलर्स भी रहते तो आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होता? अगर सिपाही साहबा ज़ियाउल हक का तोहफ़ा है पाकिस्तान को, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुशर्रफ का तोहफ़ा है पाकिस्तान को। लेकिन झूठे बयानियाँ बनाने के लिए लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि फ्लाईओवर बन गए थे जी, फ्लाईओवर बन गए थे। अमेरिकन एड आ रही थी, अमेरिकन एड इसलिए आ रही थी क्योंकि आपने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को जला दिया था, उससे जो डॉलर्स आए उससे आपने 4 फ्लाईओवर बना दिए। मैं तो उस टाइम था तो मुझे तो याद है, अगर आज भी आप देख लें, माहिम का आर्टिकल है, पाकिस्तान फर्स्ट फ्लाईओवर, जो पहला फ्लाईओवर बनाया था, बड़ा इनॉग्रेट किया था, मुस्तफ़ा कमाल ने किया था, वो महीने में गिर गया था जब उसके ऊपर गाड़ियाँ थीं। ये किसी ने नहीं देखा कि भाई फीता तो काट दिया हमने, उसमें क्या इस्तेमाल किया है सामान, क्या करप्शन हुई है, क्या डिज़ाइन फ्लॉज थे, वो महीने में गिर गया था। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली आपको बताया रोड बन गया, ये था इस तरह। तो अभी ये कुरंगी एक्सप्रेसवे जो है वो मुर्तज़ा वहाब ने इनॉग्रेट किया है। शारे भुट्टो पे आप जाएं, वहाँ क्या रोड है। मलीर एक्सप्रेसवे देखें, लियारी एक्सप्रेसवे देखें, हर मलीर एक्सप्रेसवे शारे भुट्टो है। क्या ये 4 रोड जो हैं, ये होगा लेगेसी पीपीपी की? अगर 10 साल बाद कोई पीपीपी के टाइम को बुरा भला कहे तो आप ये बोलेंगे यार शारा भुट्टो तो बन गया था, लियारी एक्सप्रेसवे तो बन गया। नहीं, ये रोडों से नहीं फ़र्क पड़ेगा। जो पीपीपी के फेलियर्स हैं वो सबको नज़र आते हैं। तो एमक्यूएम मुशर्रफ के जो फेलियर्स थे उनको एक फ्लाईओवर से वाइट वॉश जो लोग करते हैं, पता नहीं प्रेजुडिस ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता जेन्युइन ये आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि ठीक है मुल्क जला दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन ये नाज़माबाद में अंडरपास है। उस टाइम कराची को एक स्ट्राइक का, एक दिन अगर कराची में स्ट्राइक होना तो कोई 10-12 बिलियन डॉलर नहीं, 10-12 बिलियन रुपीस का नुकसान होता था एक दिन की स्ट्राइक का। आप लोग जो उस टाइम बड़े हुए हैं, अगर बच्चे अपने वालिदैन से पूछ लें क्या माहौल होता था। आप सुबह उठते थे और आप बोलते थे आज स्ट्राइक है या नहीं। इतनी स्ट्राइक्स होती थी। कभी कभी तो मैं स्कूल में था, मैं पढ़ता नहीं था कि यार सुबह टेस्ट, अल्लाह करे स्ट्राइक हो जाए, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं स्ट्राइक हो जाए, कभी कभी हो भी जाता था। तो अगर तो आप कहें कि नहीं चलें, साल में 100 नहीं तो 50 स्ट्राइक, इससे ज़्यादा ही होती थी, 3-3 दिन की भी होती थी। 3 दिन शहर बंद रहेगा, और रैंडमली भी होता था। 8 बजे कॉल आ गई है शहर बंद हो जाए, जल्दी शहर बंद हो जाए, सीज का माहौल था। तो ये जो 50-50 बिलियन साल का कराची लूज़ कर रहा था स्ट्राइक्स पे, सिर्फ स्ट्राइक्स पे, वो अलग बात है कि ये स्ट्राइक्स होने की वजह से, टेररिज्म होने की वजह से, रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से, रोज़ 10-12 बोरी बंद लाशें मिलने की वजह से, बत्ताखोरी की वजह से कितनी इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, कितने लोग भाग गए, सेक्टेरियनिज्म से कितने लोग भाग गए। ये जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये तो आप साइड पे रखें ना। बेसिक स्ट्राइक्स जो इंडस्ट्री है यहाँ पर, जो बिजनेस हैं यहाँ पर, वो बंद रहेंगे स्ट्राइक्स की वजह से। उसी से ही 50 बिलियन का नुकसान हो रहा था। तो कराची आज कहाँ खड़ा होता अगर ये सब कराची को नहीं फेस करना पड़ता। उस टाइम सेक्टेरियन वायलेंस की अगर हम बात करें तो 2010 का एक आर्टिकल है जो कहता है 6 हफ्तों में 76 शियास को कत्ल किया गया है। एक एक्सोडस हुआ था शियास का उस ज़माने में, क्योंकि शियास को थ्रेटन किया जाता था, उनके घरों में लेटर के साथ बुलेट भेजी जाती थी कि चले जाओ वरना। और ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, जो एक शहर की मिडिल क्लास होती है, जो वो शहर बनाती है, उनको टारगेट कर करके मुल्क से भगाया था। आप अगर लॉरेंट घेर की किताब पढ़ें कराची डिसऑर्डर्ड केओस, तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी इस ज़माने की। जो शुरू में मैं एलीट कैप्चर की बात कर रहा था अयूब खान के दौर में, और उससे पहले भी आप रोज़िटा आर्मिटाज की किताब पढ़ लें, बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, उसमें आपको उन चीज़ों की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं उस टाइम में बड़ा हुआ हूँ, मुझे याद है कि अगर आप सुबह उठे और अखबार में आए कि 13 लोग मर गए हैं कल कराची में, और लाइक यार व्हाट अ ग्रेट डे, सिर्फ 13 लोग मरे।
आपको खबर आती थी कि बॉम्ब फट चुका है, और लाइक किधर फटा है, शरीफ फैसल की साइड पे फटा है, तो मैं उस साइड से चला जाता हूँ। हर हफ्ते कोई बॉम्ब फटता था कराची में, हर दिन जो है 10-15 लोग मरते थे कराची में, हर दिन जो है वो कई 100 लोगों को भत्ते की पर्ची आती थी कराची में। सीज में पूरा शहर चलता था, खौफ व हरासे में पूरा शहर चलता था। ये अब आप लोगों को बताया जा रहा है ये गोल्डन पीरियड है। कोई भी उस टाइम कराची में पला बड़ा है, उससे जाकर आप पूछ लें, अगर तो वो तासुब से ना देखे तो वो आपको सच बताएगा कि ये हाल था कराची का उस टाइम पर। अब मैं अब बता रहे हैं गोल्डन पीरियड था कराची के मसले। आप देख लें, एलीट कैप्चर जो मुझे लगता है पाकिस्तान का क्या, कराची का क्या, पूरे पाकिस्तान का मसला है, नंबर 1 मसला है, थैंक्स टू अयूब खान। सेक्टेरियनिज्म थैंक्स टू ज़िया उल हक, टेररिज्म थैंक्स टू ज़िया उल हक एंड मुशर्रफ, एथनिक स्ट्राइफ, पॉलिटिकल वायलेंस थैंक्स टू ज़िया उल हक एंड परवेज़ मुशर्रफ, पॉलिटिकल करप्शन थैंक्स टू ज़िया उल हक। ज़िया उल हक से पहले पॉलिटिक्स में इतनी करप्शन नहीं थी, इवन दो अयूब खान के बेटे पे भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। तो ऑफ कोर्स हर चीज़ मैजिक नहीं होती कि ओवरनाइट कर दी, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ये डेवलपमेंट फंड्स, ये सारा ज़िया उल हक ने इंट्रोड्यूस किया। ट्रैफिक का भी जिक्र करें तो ये भी थैंक्स टू मुशर्रफ है कि मुशर्रफ हमेशा जब एक अनपॉपुलर लीडर होगा ना, वो या तो ढकोसले करेगा कि भाई आवाम को ना लॉलीपॉप देते रहो, या वो केओस क्रिएट करेगा कि केओस में आपकी ये हालत हो जाए कि आप बोलें बस सिक्योरिटी दे दो, बाकी आपको जो चाहिए आप हम लोगों से ले लो। सस्ती सीएनजी, एक सीएनजी जो जिससे इंडस्ट्री लग सकती थी, वो आपने गाड़ियों में फूंक दी। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वाह हो गई, क्योंकि बैंक लोन्स हमें खुले मिल रहे थे। आप बैंक में जाएं, बोलें लोन चाहिए, अगले दिन आपके पास गाड़ी होगी, भले आपकी सैलरी 30,000 हो, 20,000 की किस्त पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो सारी गाड़ियाँ उसी पैसे से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप की जा सकती थी, कराची की कोई बेहतरी की जा सकती थी नहीं, बट क्योंकि एक आर्टिफिशली इन्फ्लेट करके मिडिल क्लास लाइफस्टाइल लोगों को दे दिया था, लग रहा था अमेरिकन ईड आ रही है, ज़िंदगी भर आएगी, अयाशी करेंगे हम, तो लोगों को लगता है हाँ यार मेरा स्टैंडर्ड लिविंग बेहतर हो गया था। लेकिन उस बेहतर की जो कीमत अदा की है ना हम लोगों ने, यही डॉक्टर इशरत हुसैन भी जब आए हुए थे इस पॉडकास्ट पे, उनसे मेरी काफ़ी लंबी डिबेट हुई थी कि इन्फ्लेशन ही सेड वाज नॉट अ बैड थिंग। उस टाइम ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स होते हैं ना पाकिस्तान में, ये किसी काम के नहीं होते। जो इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स मुशर्रफ ने अचीव किए थे वो किए थे थ्रू प्रिंटिंग ऑफ मनी। अगर तो आप पैसा डंप कर देंगे तो ऑफ कोर्स इकॉनमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग चीज़ें ख़रीदेंगे, ऐसा लगेगा कि इकॉनमी चल रही है। नुकसान क्या होगा? बेसिक इकोनॉमिक्स है कि भाई सबके पास पैसा है, चीज़ें तो लिमिटेड हैं, प्राइसेस विल गो अप। तो उस टाइम इन्फ्लेशन हुई थी, तो मेरी डॉक्टर इशरत हुसैन से यही डिबेट हो रही थी। उन्होंने बोला भाई इन्फ्लेशन होना मेरा मसला नहीं है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, इफ़ आई एम मिस कोटिंग हिम, आई एम सॉरी। मुझे हाल ही में मिले भी थे, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। डॉक्टर तो नहीं है, खुर्रम हुसैन जो हैं वो भी आए थे इस पॉडकास्ट पे, उन्होंने भी बड़ी डिटेल में मुशर्रफ के दौर में शोज़ भी किए, लिखा भी, आकर समझाया भी किस तरह इकोनॉमिकली पाकिस्तान को उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स दिखाने के लिए बर्बाद किया इन्फ्लेशन की। फिर वो जब गए हैं तो फिर सिक्योरिटी मसले, इकोनॉमिक मसले, उससे डील करना पड़ा था, बर्बाद करके पाकिस्तान वो गए थे। इवन वेटिंग फॉर अल्लाह अगर आप पढ़ें क्रिस्टीना लैम्ब की, उसमें वो लिखती हैं कि जब पीपीपी आई ज़िया उल हक के दौर के बाद, तो उन्होंने देखा कि ज़ीरो बैंकरप्ट हो चुका था। उन्होंने मेक श्योर किया था कि अगली आने वाली हुकूमत फेल हो, बैंकरप्ट करके मुल्क दिया था। इसी तरह मुशर्रफ ने सारी इकॉनमी तबाह बर्बाद करके दी थी। अब हम कहते हैं कि ये लोग बेहतर थे। कहाँ जाकर मैं सर मारूं भाई? एंड ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे ईज़िली वेरीफाइबल चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग ये सुनकर सारी बातें कहेंगे कि देखा जियाला निकला। यही वो इंस्टीट्यूशन है जिसको मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, जिसके साथ पीपीपी आज मिलकर हुकूमत चला रही है। पीपीपी इज़ बेंड विद द एस्टैब्लिशमेंट, पीपीपी इज़ पार्ट ऑफ दिस एलीट कैप्चर। अगर तो मलिक रियाज जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम कर रहे थे, तो अगर कराची में बहरिया टाउन बना है तो वो सिंध पुलिस की मदद से बना है, जिसमें इस्लामाबाद में है बिलावल हाउस या जरदारी हाउस, तो मलिक रियाज जो हैं वो क्लोज़ एड हैं जरदारी के। तो ये जो एलीट कैप्चर का सिस्टम है जिसकी मैं सारा दिन तनकीद करता हूँ, पीपीपी उसका हिस्सा है। हज़ारों वीडियोस में बना चुका हूँ जिसमें ये बात कर चुका हूँ, लेकिन और पॉलिटिकल बायसेस रन डीप एंड द प्रोपेगेंडा इज़ टू स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान स्टडीज़ में पहले झूठ बोला, फिर मीडिया नैरेटिव्स में झूठ बोला, तो एक तरह का बयानिया बन चुका है जो लोगों ने 30-40 साल घोल के पी लिया है। तो अब आकर बताना कि 40 साल से जो आपको पढ़ाया गया है वो झूठ है, मुश्किल काम है भाई। और ताकि आपको शायद ये समझ में आ भी जाए, लेकिन व्हेन पुश कम्स टू शव यू गो बैक एंड रिट्रीट टू
फंडामेंटल सिक्योरिटीज़ दंगे फसादात करवाए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा आज की रिजीम करवा रही है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, आज की रिजीम हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको पास में तो बता सकता हूँ ना कि ज़िया उल हक के दौर में यही हुआ था। दंगे फसाद होते हैं, करवाए जाते हैं, ताकि अवाम एक उस लेवल पे आ जाए कि भाई ये रोक दो, बाकी ये डेमोक्रेसी ढोचले कोचले जो भी हैं ये बाद में देख लेंगे। हल जो है आपको एक फॉल्स बाइनरी बनाकर ये दिया गया है कि अगर तो आप नहीं चाहती ये टेक ओवर हो तो आप प्रो पीपीपी हो। क्यों कराची को लोकल एम्पावर्ड लीडरशिप क्यों नहीं मिल सकती? अगर भाई जबरान नासिर जैसे लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, दें उनको पावर, दें उनको लोकल गवर्नमेंट। ज़रूरी थोड़ी है जबरान नासिर एमपीए बने, एमएनए बने, यूसी का बंदा बनाओ। ऐसे कितने लोग हैं कराची में, हज़ारों लोग हैं, यूसी लेवल पे बनाओ, एम्पावर करो, लोकल उनको रेगुलेशंस की पावर दो, लोकल उनको टैक्सेशन की पावर दो, फिर देखो। पर ये होगा नहीं, तो आपको ये मैजिक बुलेट सॉल्यूशंस बस कि भाई ये दे दो, वो दे दो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, आज इसको बाप बना लो, कल उसको बाप बना लो, इसी चीज़ों में आप फंसे रहेंगे एंड मुझे गालियाँ देते रहेंगे। सो chaos is created to make people beg for security and unfortunately it works because when things get this bad you will be thankful for when the guns roll in. और 5-10 साल बाद जब वो सिस्टम फेल होगा तो फिर आपको कोई और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा कि अब ये हैंडसम आके बचाएगा, अब ये आकर बचाएगा, और यही साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी और हम इसी चीज़ में फंसे रहेंगे कि हमें दीवार के ऊपर येलो पसंद है या ब्लू पसंद है, और ये कभी नहीं सोचेंगे कि जो हमारे सर पे ईंटें मार रहा है वो दीवार है और ये पेंट जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तो 5-10 साल बाद ये एक्सपेरिमेंट करके आपको समझ में आ जाए कि कुछ भी नहीं बदला तो माफ़ी मांग लीजिएगा कि सॉरी शहजाद, मैं आपको 10 साल पहले गालियाँ देता था। नहीं तो खुश रहें, देते रहें। मुझे कोई तरीका नहीं पता सच बोलने के अलावा, तो अगर इसके बोलने की ये कीमत है तो मैं हीरो नहीं हूँ, मैं नहीं ये कीमत दूँगा। मैं इंजॉय करूँगा लाइफ।